हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम आगे क्लास को बढ़ाते हैं ना। हाँ, 11वीं क्लास में ना अभी तक अपन है ना, हाँ 3-4 है ना लेक्चर डाल दिए आपको ना, ठीक है। उनको आप ना अभी तो छोटी छोटी क्लासें ले रहे हैं अपन ना, फिर थोड़ा सा बड़ी क्लास लिया करेंगे ना, जिससे आपको एक रूटीन में आ जाए अभी तो ना, ठीक है। देखिए, हमारा चल रहा था रासायनिक संयोग के नियम है ना। किसके? रासायनिक संयोग के नियम। और रासायनिक संयोग के नियम हैं, ये काम कहाँ आते हैं? अरे पूरी केमिस्ट्री में काम आते हैं ना। फॉर्मूले वगैरह है ना, उनको बनाने में है ना, किसी अभिक्रिया को बैलेंस करने में है ना, रिएक्शंस वगैरह को सब जगह काम में आते हैं, हाँ लिए जाते हैं ना। यानी पूरी जो केमिस्ट्री तैयार होती है वो ना, ये रासायनिक संयोग के नियमों से तैयार होती है ना। इनको हम आगे ना काम लेते हैं नहीं लेते हैं वो बात अलग है ना। बाकी केमिस्ट्री का ये बेस है ना रासायनिक संयोग के नियम। और इसी श्रृंखला में अपन ने ना एक नियम पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो लेवोसियर ने दिया था ना। लेवोसियर बोल दो, लेवोसियर बोल दो, लावोसियर बोल दो, एक ही बात है ना, जिसको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है ना। इसका नियम अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद एक दूसरा नियम था आपका स्थिर अनुपात या स्थिर संगठन का नियम, जो प्राउस्ट ने दिया था ना। प्राउस्ट बोल दो, प्राउट बोल दो, एक ही बात है ना। तो इसके आधार पर हमने ना 3-4 प्रॉब्लम्स भी की थी ना। प्रॉब्लम्स का मतलब अरे क्वेश्चंस है ना, हाँ प्रॉब्लम का मतलब है क्वेश्चंस किए थे ना, ठीक है। अब इसी श्रृंखला में अपन है ना अगला नियम पढ़ते हैं, गुणित अनुपात का नियम है ना। कौन सा नियम? गुणित अनुपात का नियम। इंपॉर्टेंट है ना। देखिए गुणित अनुपात का नियम क्या है। हाँ जी, गुणित अनुपात का नियम, यह आपका तीसरा नियम है ना, गुणित अनुपात का नियम। देखिए सबसे पहले देने वाला कौन था? डाल्टन। देने वाला कौन था? डाल्टन। यानी कि डाल्टन ने दिया था ना। अरे देने वाला कौन था इसको? डाल्टन ना। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, यह डाल्टन द्वारा दिया गया ना, डाल्टन द्वारा दिया गया, ठीक है ना। ये डाल्टन के द्वारा दिया गया था ना। अब देखिए नियम क्या है, सुनिए। ये नियम ऐसा है ना, देखिए कि जब दो तत्व है ना, अरे एक कार्बन है और मान लो एक ऑक्सीजन है ना, ये आपस में क्रिया करके है ना दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। या कहते हो एक से अधिक प्रकार के, एक से अधिक का मतलब 2, 3, 4 कितने बना रहे हैं? यौगिक बनाते हैं। जैसे मान लो इसने एक तो बना दिया आपके CO और इसने एक आपका बना दिया CO2। एक कौन सा बना दिया? CO, दूसरा कौन सा बना दिया? CO2। अब देखिए अरे कार्बन जो है ना, कार्बन, ये कार्बन तो एक ही यहाँ है, एक ही कार्बन है। इसका मतलब एक तत्व का द्रव्यमान कैसा है? यहाँ निश्चित है ना। और देखो ऑक्सीजन यहाँ एक है, यहाँ 2 है। ऑक्सीजन का यहाँ 16 है, यहाँ कितना है? अरे 32, 32 है ना। ऑक्सीजन कितना? 16 ग्राम का हमारा, यहाँ कितना आ रहा है? 32 ग्राम। तो एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित रहेगा और दूसरा तत्व है ना उसके अलग अलग द्रव्यमान क्या करेंगे? क्रिया। तो जो दूसरा तत्व अलग अलग द्रव्यमान के साथ क्रिया कर रहा है निश्चित द्रव्यमान के साथ, तो उनमें क्या पाया जाएगा? एक सरल अनुपात। यही कौन सा नियम है आपका? गुणित अनुपात का नियम। तो क्या लिखेंगे? देखिए मैं एक बार नियम को लिखता हूं ना, कि जब दो तत्व आपस में क्रिया करके एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं ना, एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, एक तत्व का द्रव्यमान कैसा? निश्चित है ना। तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करने वाले तत्व के, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से कौन क्रिया कर रहा है? अरे कार्बन का द्रव्यमान तो निश्चित है और क्रिया कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करने वाले तत्व के
द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात पाया जाता है, एक सरल अनुपात पाया जाता है। तो एक तत्व के है ना निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करने वाले तत्व के द्रव्यमानों में क्या पाया जाएगा, एक सरल अनुपात। जैसे ये एग्जांपल हो गया आपका ना, ये लीजिए कि कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके एक तो है ना CO बना रहा है, दूसरा कौन सा बना रहा है, CO2 है ना, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। ये छोटी मोटी बातें तो आपको आती होंगी ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए एक का ना, अरे केमिस्ट्री में एक के लिए मोनो शब्द काम में लिया जाता है ना, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए है ना हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, इस तरीके से शब्द काम में लिए जाते हैं ना। तो देखिए एक ऑक्सीजन है इसलिए मोनोऑक्साइड, यहाँ 2 है इसलिए डाइऑक्साइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये लीजिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कैसा है, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब देखिए इस CO और CO2 के अंदर है ना, अरे एक यौगिक तो ये CO और दूसरा क्या है CO2, इसके अंदर देखो कार्बन तो कैसा निश्चित, अब द्रव्यमान किसका चेंज हो रहा है, अरे ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है ना। तो देखो इसमें ऑक्सीजन का कितना है 16 ग्राम, उसमें कितना है, अरे 32 ग्राम, यानी इधर 16 ग्राम ऑक्सीजन 12 ग्राम कार्बन से क्रिया कर रहा है, इधर 32 ग्राम ऑक्सीजन 12 ग्राम कार्बन से क्या कर रहा है, क्रिया। इसका मतलब एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित है, दूसरे का द्रव्यमान क्या हो रहा है, अरे चेंज हो रहा है। जिसका चेंज हो रहा है उनमें क्या पाया जाएगा, एक सरल अनुपात। देखिए इसको मैं काट सकता हूं 16:32 को 1:2। इसका मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के है ना, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना है, 16:32 या कह दो 1:2। और ऐसा अनुपात सरल अनुपात होता भी है ना, अरे ऐसा अनुपात क्या होता है बच्चों, सरल अनुपात। एक एग्जांपल और देखिए, अब देखिए अगला, जैसे मैंने ये ले लिया एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या ले लिया मैंने, ऑक्सीजन। देखिए दोनों क्रिया करके देखिए, एक तो बनाते हैं ये H2O, ये लीजिए, और एक बना रहे हैं ये H2O2। एक H2O, दूसरा क्या बना रहे हैं बच्चों, H2O2। देखिए दो हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन का द्रव्यमान तो कैसा है यहाँ, निश्चित है। अरे हाइड्रोजन का द्रव्यमान तो कैसा है यहाँ, निश्चित। देखो ऑक्सीजन एक है, यहाँ कितने हैं, 2। इसका मतलब यहाँ 16 ग्राम ऑक्सीजन है, यहाँ कितना है, अरे यहाँ कितना है, 32 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि H2O और H2O2 के अंदर है ना, अरे ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना है, इसका 16, इसका 32, यानी 1:2। ये लीजिए 1:2 क्या आ गया, 2। तो ये गुणित अनुपात का नियम आपके समझ में आ गया होगा ना कि क्या है गुणित अनुपात का नियम। एक एग्जांपल और देखिए, इंपॉर्टेंट है ना इसमें ना। देखिए एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया आपने। देखिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं ना। हाँ जी, देखिए मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड लेता हूं ना, किसके, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ना, कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करे है ना, और क्या बना दे, ऑक्साइड। अरे कोई भी तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है ना, तो वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता भी है ना, किसका, ऑक्साइड का ना। देखिए हाँ जी, तो अगला एग्जांपल क्या है अपना, कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करे है ना, और देखिए कितने ऑक्साइड बना रहा है ये 5 ऑक्साइड बना रहा है ना, कितने, 5। कौन कौन से हैं देखो, एक तो बनाता है ये N2, एक बनाता है ये NO, एक N2O3, एक बना रहा है ये N2O4, और एक बनाता है ये N2O5। ये लीजिए, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके कितने ऑक्साइड बना रहा है, 5। अब एक देखिए इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए ना, अरे मैं ना एक एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ना आपको है ना बातें बता रहा हूं, देखो ना।
अरे ये दोनों ऑक्साइड है ना, ये वाले दोनों, ठीक है ना, ये दोनों ऑक्साइड कैसे हैं? अरे ये उदासीन प्रकृति के हैं भैया ना। अरे कौन सी प्रकृति के बच्चों? ये उदासीन। और ये जो 3 ऑक्साइड है ये ना, ये आपके अम्लीय प्रकृति के हैं भैया ना। कौन सी प्रकृति के हैं? अम्लीय। तो आपको क्या याद रखना है? नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड है, इनमें से 2 तो कैसे हैं आपके? उदासीन, N2 और NO तो उदासीन है, और वो तीनों हैं वो कैसे हैं आपके? अम्लीय। तो ये अम्लीय प्रकृति के हैं, ये उदासीन है। तो पूरी केमिस्ट्री में अपने ना, अरे पूरी केमिस्ट्री में 4 ऑक्साइड ऐसे हैं ना जो उदासीन है ना, जिनमें से 2 तो मैंने लिख दिया ना। अरे आपसे है ना नीट वगैरह जेईई वगैरह में पूछ ले जाते हैं ना, पूछा है नीट में है ना ये सवाल। तो देखिए N2 NO 2 तो उदासीन ये हो गए, और 2 कौन कौन से देखो, है ना, 2 लिख देता हूं मैं, ये लो। एक तो N2, एक कौन सा हो गया? NO, एक CO है, और एक आपका H2। अरे पूरी केमिस्ट्री में ये 4 लोग ऐसे हैं ना, यानी 4 ऑक्साइड ऐसे हैं या ना जो कैसे हैं? अरे उदासीन। कैसे हैं ये? उदासीन, ठीक है ना। ये लोग इन ऑल केमिस्ट्री, है ना। अरे पूरी केमिस्ट्री में है ना ये 4 ऑक्साइड ऐसे हैं जो कैसे हैं बच्चों? अरे उदासीन है ना। कैसे ऑक्साइड हैं ये? उदासीन। क्या है ये? ऑक्साइड। ये लीजिए, है ना। ऐसी चीजों को याद रखें ना, जिससे केमिस्ट्री आसान हो जाएगी ना, कि 4 ऑक्साइड कैसे? उदासीन है बस। अब इन 4 के अलावा ना भाई कहीं भी दे दे, मान लो ना, अरे 3 और कोई दे दे, अम्लीय क्षारीय वगैरह दे दे ना, और मान लो ना एक उदासीन दे दिया, और पूछ रहे उदासीन ऑक्साइड कौन सा है, तो बस 4 याद रखने हैं आपको, N2O, NO, CO और H2O। तो N2O का नाम क्या है? अरे इसका नाम पता है ना आपको? इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बच्चों? नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ जी, इसका नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अरे इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, हंसाने वाली गैस है ना, लाफिंग गैस। कौन सी गैस बच्चों? लाफिंग गैस, LAUGHING, लाफिंग है ना गैस। आपको याद रखना है ना। अरे ये कौन सी गैस है? ये लाफिंग गैस, है ना। और कैसी नेचर की है ये? उदासीन नेचर की। तो ये मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचना दे दी आपको ना, ठीक है। अब देखिए आप भाई गुणित अनुपात के नियम से हटके दे दी आपको ना, क्यों ये चीजें आ गई इसलिए ना। अब देखिए आप इसमें देखिए, ठीक है, 2 नाइट्रोजन, 2 अरे इधर कितना है? 1। अरे इधर कितना नाइट्रोजन है? 1। तो ऑक्सीजन तो चेंज हो रहा है, 1 1 3 4 5, नाइट्रोजन 2 2 2 2। अरे इसमें 1 है ना, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूंगा? देखना, अरे मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या? इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या? किसी को दिक्कत है क्या? अरे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? N2O2। तो 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन। अरे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशो देखो तो 2:2 है ना। अरे 2 का मतलब क्या हुआ? कट-पिट के 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना। और अब तो देखिए ऐसा लिख दूंगा तो यहां देखिए, अरे कितने नाइट्रोजन है? 2 ही तो है। अरे 2 नाइट्रोजन तो है यहाँ, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। अब देखिए आप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि N2O, N2O2, N2O3, N2O4 और N2O5 है ना। देखिए नाइट्रोजन तो सब में कॉमन चल रहा है। ऑक्सीजन देखो यहाँ कितना है? अरे यहाँ 16 ग्राम, यहाँ 32, यहाँ 16 × 48, यहाँ 16 × 4 = 64 और यहाँ 16 × 5 = 80। अरे कट-पिट के क्या आएगा ये देखना। अरे ये कट-पिट के 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। अरे ये सरल अनुपात हो गया ना, सिंपलेस्ट रेशो है, इससे सिंपल नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो ये किसका नियम है? गुणित अनुपात का नियम, कि एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित रहेगा, है ना, दूसरे तत्व के द्रव्यमान उससे क्रिया करेंगे ना, उनका द्रव्यमान कैसा है? अरे बदल रहा है बार बार, है ना, तो उनमें क्या पाया जाएगा? एक सरल अनुपात। यही नियम किसका है? गुणित अनुपात का नियम। आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अब 3 एग्जांपल दे दिए आपको ना, और ये अतिरिक्त आपको ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दिया ना, उसको याद रखें। आप नोट डाउन कीजिए एक बार ना, इसको एक बार आप नोट डाउन कीजिए ना। नोट डाउन कर लिया आपने? अगला नियम देखिए आप। हाँ जी, अगला नियम देखिए। अगला नियम है आपका गैलुसेक का ना आयतन नियमन, गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम।
गैलूसेक बोलो, गैलूसाक बोलो, एक ही बात है ना। देखिए, हाँ जी, हाँ जी बच्चों, चौथा नियम देखिए आप, चौथा नियम क्या है आपका, गैलूसेक का ना, हाँ, गैलूसेक या गैलूसाक का आयतन नियम है ना, ये चौथा नियम है ना। अब देखिए देने वाला कौन है, अरे देने वाला तो गैलूसेक ही है ना, भाई नाम से पता चल रहा है गैलूसेक, तो देने वाला तो गैलूसेक ही है ना। अब देखिए ये नियम क्या है, इसको आयतन के निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, इससे आयतन के निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं ना, निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। स्थिर अनुपात के नियम को अपन ने क्या कहा था, द्रव्यमान के निश्चित अनुपात का नियम है ना, कि भाई उस शुद्ध यौगिक को ना मतलब किसी भी स्रोत से या किसी विधि से प्राप्त करो ना, वहां तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा फिक्स था, निश्चित था ना। ऐसे यहाँ आयतन कैसा होगा, निश्चित। देखिए इसका नियम क्या है, सुनो कि है ना, ताप और दाब निश्चित होना चाहिए भैया ना। अरे ताप और दाब कैसा हो, निश्चित। अगर निश्चित नहीं है, बदल रहा है, तो फिर गैलूसेक का नियम काम नहीं करेगा ना। तो गैलूसेक का नियम किस पर काम करेगा, एक निश्चित ताप और दाब पर ना, यानी टेम्परेचर प्रेशर कैसा हो, कांस्टेंट। तो क्या कहेंगे कि एक निश्चित ताप व दाब पर, ठीक है ना, ताप और दाब कैसा हो, निश्चित। तो इस पर गैस जो होती है ना, गैसें वो आयतन के सरल अनुपात में है ना क्रिया करती हैं भी ना, सरल अनुपात में संयोग करती है ना। तो क्या कहेंगे, एक निश्चित ताप व दाब पर गैसें आयतन के गैसें आयतन के एक निश्चित अनुपात में ना, या सरल अनुपात बोल सकते हैं, एक ही बात है ना, आयतन के एक निश्चित अनुपात में संयोग करती है ना, कंबाइन होती है, क्रिया करती है ना, संयोग करती है। और यदि इनसे बनने वाला उत्पाद भी कैसा हो, गैस, है ना, भाई गैसों से है ना, गैसों की क्रिया हुई, उससे बनने वाला उत्पाद भी कैसा हो, गैस। तो उसका आयतन भी क्या होगा, इन क्रिया करने वाली गैसों के आयतन के सरल अनुपात में। तो क्या कहेंगे कि एक अनुपात में संयोग करती है ना, एक निश्चित ताप व दाब पर गैसें आयतन के एक निश्चित अनुपात में संयोग करती हैं। और यदि इनका उत्पाद भी कैसा हो, गैस हो, तो उसका आयतन भी क्रियाकारी या क्रिया करने वाली है ना गैसों के क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा ना, आयतन के सरल अनुपात में होगा ना। ये लीजिए, ये किसका नियम है, गैलूसेक का नियम है ना। किसका नियम है, गैलूसेक का। एग्जाम्पल देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या है, अरे ताप और दाब कैसा होना चाहिए, निश्चित है। अगर ताप और दाब निश्चित नहीं है, बदल रहा है ना, तो फिर गैलूसेक का नियम काम नहीं करेगा ना। तो गैलूसेक के नियम के लिए कंडीशन है ना कि क्या होना चाहिए, अरे ताप और दाब कैसा होना चाहिए, निश्चित। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मैंने यू लिख दिया H2
प्लस Cl2 और इससे क्या बन रहा है आपका 2HCl। ठीक है, देखिए अरे इसका गुणांक 1 है, इसका मतलब इसका एक आयतन अभिक्रिया में भाग ले रहा है ना, इसका भी एक आयतन भाग ले रहा है। ठीक है ना, और इसका कितना आयतन बन रहा है, अरे 2 आयतन बन रहा है। तो मैं अगर इनके आयतन का अनुपात देखूं तो देखूं अरे ये 1 अनुपात 1 यानी सरल अनुपात में क्या कर रही है क्रिया। ये भी क्या है गैस, अरे ये भी क्या है, मान लो ये गैस है, ये भी क्या है आपका गैस, और ये भी क्या है आपका गैस। तो देखो उसका आयतन भी क्या है, इनके आयतन के सरल अनुपात में, यानी ऐसा कह सकते हैं अपन कि H2Cl2 और HCl के आयतन का अनुपात क्या है, अरे 1:1:2। और ऐसा आयतन क्या है, सरल अनुपात है ना। कैसा है, सरल अनुपात। एक और एग्जांपल देखिए आप, ऐसा लिख दिया जाए, मान लीजिए ये N2 गैस प्लस 3H2 गैस, और ये देखिए अब ये क्या बन गया आपका 2NH3 गैस बन गया। देखिए यहां कितना है, अरे इसका गुणांक 1 है ना, आगे पढ़ेंगे इस गुणांक को ना। वैसे तो हमने 11वीं क्लास पढ़ी रखी है ना कि ये अभिकारक और उत्पाद के आगे लिखे हुए जो गुणांक होते हैं उनको स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक बोलते हैं ना। और ये आयतन के बारे में बताते हैं भैया ना, अरे किसके बारे में, आयतन के बारे में। इसका एक गुणांक है, एक आयतन, इसका गुणांक कितना है 3, तो इसका आयतन कितना हो गया 3। इसका मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया बनाएंगे तो ये 1:3 में क्या करेंगे क्रिया, और ये भी गैस है तो इसका कितना आयतन बन रहा है 2 आयतन। इसका मतलब अगर अपन क्या देखें कि N2 H2 और NH3 यानी अमोनिया के आयतन का अनुपात देखें तो 1:3:2 है ना। और ये कैसा एक सरल अनुपात है भैया ना, कैसा अनुपात है, एक सरल अनुपात। तो ये क्या हो गया गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। एक बार आप नोट डाउन कीजिए ना, फिर मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं इस पर आधारित है ना। एक बार आप नोट डाउन कीजिए इसको बच्चों ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया, देखिए आपने नोट डाउन कर लिया तो देखिए आगे। हाँ जी, देखिए अभी मैंने जो ये अभिक्रिया लिखी है ना, ये अरे N2 + 3H2 = 2NH3 है ना। नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बना रहे हैं अमोनिया। इस विधि का नाम है हेबर विधि है ना। कौन सी विधि, हेबर विधि या हेबर प्रोसेस बोल सकते हैं ना। देखिए क्या लिख सकता हूं मैं कि हेबर प्रक्रम में ना, हेबर विधि बोलो या हेबर प्रक्रम बोलो ना, तो हेबर प्रक्रम में 10 लीटर नाइट्रोजन से है ना, 10 लीटर नाइट्रोजन से कितना आयतन हाइड्रोजन का है ना, कितना आयतन हाइड्रोजन का अभिक्रिया करेगा ना, कितना आयतन हाइड्रोजन का अभिक्रिया करेगा यदि सभी आयतन, यदि यदि सभी आयतन नियत ताप व दाब पर मापे गए हैं, ये लीजिए कि हेबर विधि से अमोनिया बना रहे हैं ना, और अमोनिया बना रहे हैं तो 10 लीटर क्या रखा है नाइट्रोजन, तो उससे हाइड्रोजन का कितना आयतन क्रिया करेगा ना,
और सारे आयतन किस पर, नियत ताप और दाब पर मापे गए हैं ना। नियत का मतलब कांस्टेंट है, निश्चित है ना। जो टेम्परेचर प्रेशर है ना, अरे नाइट्रोजन के आयतन को मापने में काम में लिया वही हाइड्रोजन वाले को और वही अमोनिया वाले को ना। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। अब इसका मतलब इतना तो हमको समझ में आ रहा है ना कि सारे आयतन किस पे, नियत ताप और अरे दाब पर मापे गए हैं। इसका मतलब किसका नियम लगेगा, अरे गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम लगेगा ना। तो पहले तो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ना। देखिए हैबर विधि ये है ना कि N2 + 3H2 और इससे क्या बन रहा है 2NH3, ये लीजिए। अब इसने क्या कहा हमसे, देखिए क्वेश्चंस में क्या कहा है, 10 लीटर नाइट्रोजन, कितनी नाइट्रोजन 10 लीटर, अरे इसका क्या ले लिया 10 लीटर, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन का कितना आयतन इससे क्रिया करेगा, ठीक है ना। तो देखिए अरे अभी तो अपन ने गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम पढ़ा है कि गैसें हैं वो एक निश्चित ताप और दाब पर ना आयतन के है ना एक निश्चित अनुपात में क्या करती हैं, सहयोग। देखिए इसका गुणांक कितना है, अरे इसका गुणांक 1, इसका मतलब अभिक्रिया में इसका 1 आयतन भाग लेगा। तो इसके कितने आयतन भाग लेंगे, अरे 3 आयतन भाग लेंगे। तो इसका कितना बनेगा, अरे इसका 2 आयतन बनेगा। देखिए तो 1 आयतन का मतलब क्या है, अरे 1 आयतन का मतलब 10 लीटर हो गया ना। तो फिर ये आयतन कितना 3, तो 3 आयतन का मतलब क्या होगा, अरे 30 लीटर हो जाएगा। 3 आयतन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 30 लीटर, यही हमारा आंसर है ना। और वो 2 आयतन का मतलब कितना हो जाएगा 20 लीटर, कितना हो जाएगा 20 लीटर। अब देखिए एक चीज, यहां कोई सोच रहा है कि सर इसका 10 लीटर भाग ले रहा है तो इसका 30 भाग ले रहा है, तो 30 और 10 40 बनना चाहिए, पर बना कितना 20। इसका मतलब क्या हुआ, अरे आयतन का संरक्षण कभी नहीं होता ना। जैसे अपन ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा ना कि अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद में द्रव्यमान है ना कैसा रहता है, समान। यानी द्रव्यमान कैसा रहता है, हमेशा संरक्षित है ना तो वो उत्पन्न होता ना ही नष्ट होता। लेकिन आयतन देखो, अरे 10 ये 30 ये 40, अभिक्रिया से पहले 40 और बाद में कितना 20 बना। तो इसका मतलब आयतन जितना पहले था उतना बाद में नहीं है। इसका मतलब आयतन कभी संरक्षित नहीं होता। तो अपन क्या कह सकते हैं, अरे अपन क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि आयतन का संरक्षण कभी नहीं होता ना, संरक्षण कभी नहीं होता, ठीक है ना। किसका संरक्षण होता है, द्रव्यमान का संरक्षण होता है ना, आयतन का संरक्षण कभी नहीं होता ना। तो इसलिए ऐसा नहीं करें ना कि भाई इतना इतना भाग ले रहा है तो इतना बनना चाहिए ना, कोई जरूरी नहीं बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता ना। तो आयतन का संरक्षण अरे कभी भी नहीं होता ना, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। अब हम चलते हैं अवोगाद्रो परिकल्पना की तरफ है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना अवोगाद्रो परिकल्पना। चलो अपने पास जगह है ना, इसी में लिख लेते हैं अपन अवोगाद्रो परिकल्पना। अवोगाद्रो परिकल्पना, हाँ जी देखिए अवोगाद्रो हाइपोथेसिस है ना, ये 5वें नंबर पे है ना। अवोगाद्रो परिकल्पना क्या है, देखो कि समान ताप और समान दाब पर ना, समान ताप और समान दाब पर समान आयतन की गैसों में अणुओं की संख्या कैसी होती है, समान। अरे समान ताप टेम्परेचर समान, समान दाब प्रेशर भी समान, आयतन भी कैसा हो समान, तो उसमें अणुओं की संख्या कैसी होगी, समान। यानी समान ताप व समान दाब पर, समान दाब पर समान आयतन की गैसों में, समान आयतन की गैसों में, यानी गैसों का आयतन कैसा है, समान। समान आयतन की गैसों में अणुओं की संख्या कैसी होती है, समान। अणुओं की संख्या समान होती है ना, समान होती है। यानी यूं कह सकते हैं अपन ना, अरे आयतन वॉल्यूम समानुपाती है किसके, n। n का मतलब अणुओं की संख्या भी है ना, अरे n क्या है भाई, अणुओं की संख्या। n क्या है बच्चों, अणुओं की संख्या। यानी समान ताप और समान दाब पर समान आयतन की गैसों में अणुओं की संख्या कैसी होगी, समान।
आयतन समान हो, गैस अलग अलग हो सकती है ना, अरे एक ऑक्सीजन हो, एक नाइट्रोजन हो, एक हाइड्रोजन हो, कोई भी हो ना, बस अणुओं की संख्या कैसी होगी, समान। यानी यूं कह सकते हैं अपन एग्जांपल कि 10 ml क्या ले लिया, अरे 10 ml हाइड्रोजन गैस ले ली अपन ने ना, और इसमें मान लो है ना, अरे अणुओं की संख्या कितनी है, n, अणुओं की संख्या कितनी है, n, या चलो मान लो, अच्छा n ही मान लो ना। अब ताप और दाब कैसा हो, समान, यानी समान ताप व दाब पर। अब की बार क्या ले लिया मैंने, अरे 10 ml नाइट्रोजन गैस ले लिया ना, कौन सी गैस ले ली बच्चों, नाइट्रोजन गैस है ना। एक बार मैंने हाइड्रोजन गैस ली, टेम्परेचर प्रेशर वही रखा, ml कितना लिया 10, तो अब भी अणु कितने होंगे, अरे n अणु, यानी जितने अणु उसमें होंगे उतने अणु ही इसमें होंगे, ठीक है ना। पर मैं क्या कर दूं, अरे ताप दाब तो समान रहने दूंगा ना, समान ताप व दाब पर, ताप दाब तो कैसे है, समान, पर मैंने क्या कर दिया आपकी बार, अरे 5 ml क्या ले लिया मैंने, मान लो नाइट्रोजन गैस ले लिया। देखो ताप दाब समान था, 10 ml हाइड्रोजन, n अणु, 10 ml नाइट्रोजन, तो भी कितने अणु हैं, n, पर ताप दाब समान है। लेकिन मैंने अब की बार क्या कर दिया, अरे 10 ml की जगह मैंने कितना ले लिया, 5 ml, यानी आयतन को मैंने आधा कर दिया। और देखो आयतन समानुपाती किसके, अरे अणुओं की संख्या के। अरे ये v है ना, v ऐसा ही है भैया ना, हाँ इसको तो मैं है ना, अरे मुझे लिखने की आदत ऐसी है ना, इसको डिजाइन में लिख दिया मैंने ऐसे है ना, यू मत समझा ना उसको, v है ना, v फॉर वैन, ठीक है ना। हाँ कहेंगे सर आपने तो क्या लिख दिया, बोल v रहे हैं ना और लिख u रहे हैं ना, u नहीं है भैया, v है ना। तो देखो वॉल्यूम समानुपाती किसके, n का मतलब अणुओं की संख्या के, इसका मतलब मैंने वॉल्यूम आधा किया, अरे तो अणुओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, आधी, तो क्या हो जाएंगे 5 ml नाइट्रोजन गैस में क्या होंगे, अरे n/2 अणु हो जाएंगे। क्यों, 10 ml में n, तो 5 ml में n/2, अगर मैं 2.5 करता तो वो n/4 हो जाता, अरे चौथा हिस्सा हो गया ना। तो ये क्या है, अवोगाद्रो की परिकल्पना, किसकी परिकल्पना, अवोगाद्रो की परिकल्पना। एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, हाँ जी एक बार आपने नोट डाउन कर लिया तो देखिए आप है ना। हाँ अब हम आगे की बात कल करेंगे ना, अवोगाद्रो परिकल्पना के अनुप्रयोग देखेंगे ना, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे ना, फिर अपन मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र वगैरह इनकी बात करेंगे ना, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगे क्लास बच्चों ना, तो आगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अच्छे से ना, और नोट्स प्रिपेयर करें आप ना, बिल्कुल आपको नीट जेईई पैटर्न पे पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल है ना, अच्छे से आपको ना आप पढ़ें, अच्छे से साफ सुंदर नोट्स बनाए ना, आगे भविष्य के लिए ना काम आएंगे आपके ना। और क्लास अच्छी लगे तो आगे है ना और भी बच्चों को शेयर करें ना, शेयर कम से कम कर रहे हैं आप ना, हाँ लाइक सब्सक्राइब तो है ना अच्छे कर रहे हैं, पर शेयर कम से कम कर रहे हैं, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें वीडियो को ना। अरे आपके शेयर करने में आपके पैसे तो लग ही नहीं रहे, लग रहे हैं पैसे नहीं लग रहे हैं ना, और मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं ना, मिल रहे हैं क्या, है ना, मैं तो फ्री में सेवाएं दे रहा हूँ आपको ना, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे ना ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े हैं ना, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा ना, ठीक है। चलो आगे गुड नाइट, शुभ रात्रि, और कल हम ना आगे क्लास को प्रोसीड करेंगे ना, ठीक है बच्चों, हाँ जी।